नमस्कार दोस्तों, प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे 10+2 में आए हुए सीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, जिसमें हमारे अलग अलग सब्जेक्ट की चर्चा चल रही है, जिसमें हिस्ट्री की चर्चा चल रही है, कंप्यूटर की चर्चा चल रही है, इसी के साथ साथ राजस्थान ज्योग्राफी की चल रही है और उसी के साथ साथ हमने चर्चा की है इंडियन ज्योग्राफी की। सीईटी की जो पिछली 2022 में पेपर लगा था उसमें पेपर लगे थे 6, जिनके अंदर इंडियन ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी हमने 2 क्लास में संपूर्ण बात कर ली है। आज हमारा जो सेशन है वो सीईटी में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसमें हम व्याख्या सहित उनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इस क्लास में ये भी समावेश किया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, उन सभी का समावेश हमारी इस क्लास में किया गया है। तो आइए हम बिना अपना टाइम खराब किए हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि भारतीय मानक समय रेखा अर्थात भारतीय मानक समय रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, समय रेखा क्या है, तो इन सब की हम बात करते हैं। तो देखो, ये अपनी पृथ्वी का मैप है, अर्थात हमारी पृथ्वी अंडाकार या जियोड के जैसे आकृति है। इसके मध्य से एक खड़ी रेखा गुजरती है जो काल्पनिक होती है। इस रेखा को बोला जाता है 0 डिग्री। क्या बोला जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और वैसे अगर हम समय की गणना करते हैं तो वह समय की गणना इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही की जाती है। तो हम पृथ्वी पे बात करें तो इस समय रेखा को इस 0 डिग्री का रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना जाता है, प्रधान या मुत्तर रेखा भी बोला जाता है। अब हम अपने भारत की बात करते हैं कि भारत की समय रेखा किसे निर्धारित करती है, या IST भारत का कौन सा है, या भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो देखो, भारत के मानक समय रेखा की हम बात करें तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि संपूर्ण पृथ्वी में अगर टाइम की बात करें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को मुख्य प्रधान रेखा मानकर ज्ञात किया जाता है, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। अब अपने भारत के समय की बात करें तो भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से ज्ञात किया जाता है, जो प्रधान रेखा से 82.5 डिग्री आगे होने के कारण 5 घंटा 30 मिनट हमेशा क्या होता है, आगे होता है। अगर मान लो इस 0 डिग्री रेखा पर अगर लंदन में 12 बजे है तो भारत का समय क्या होगा, 5:30 होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगला हमें प्रश्न में क्या दे रहा है कि IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मान ले, अर्थात अगर मान लो हम इसे 0 मान लेते हैं, किसे 0 मान लेंगे, इसे 0 मान लेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर देशांतर क्या होगा। अब देखो, ये 82.5 है और एक रेखा गुजरती है एकदम इस 0 डिग्री के विपरीत, उस रेखा को बोला जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोला जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखो, यहां 0 से लेकर यह मुख्य रूप से कितने देशांतर हो गए, 180 देशांतर हो गए। ये कितने देशांतर हो गए, 180 देशांतर हो गए। लेकिन इसमें से यह गैप कितना हो गया अपने भारत वाला, 82.5। तो आपको ध्यान रखना है कि 180 में से 82.5 डिग्री देशांतर निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 82.5 डिग्री देशांतर निकालने हैं। तो 82.5 डिग्री देशांतर हम निकालेंगे तो 97 देशांतर 30 मिनट, अर्थात 97.5 डिग्री देशांतर आएंगे। अब हमें यह भी ध्यान होना चाहिए, देखो क्वेश्चन में 97.5 दो जगह दे रखा है, 97 डिग्री पूर्वी और 97.5 डिग्री पश्चिमी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से इस वाला भाग होता है पूर्व और 0 डिग्री से इस वाला भाग क्या होता है, पश्चिम। तो अब आप खुद बताओ कि इसके आगे क्या लगाएंगे हम, तो इसके आगे लगेगा पूर्वी देशांतर। तिथि रेखा पर क्या हो जाएगा समय, पूर्वी देशांतर। तो अपना ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, 97 डिग्री
30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 0 डिग्री को प्रधान ना मानकर अगला एग्जामिनर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को प्रधान मान रहा है। तो 180 में से 82.5 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो 97 डिग्री 30 मिनट का अंतर आएगा। और हमें ज्ञात होना चाहिए कि ग्लोब पर इस वाला जो भाग होता है अर्थात इस अर्ध गोलार्ध को पूर्वी देशांतर बोला जाता है, पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है, और इस गोलार्ध को क्या बोला जाता है, पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि दूसरा क्वेश्चन देखो कि भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। देखो भारत में एक तो अति आर्द्र कृषि होती है, एक आर्द्र कृषि होती है, एक अर्ध शुष्क होती है, एक शुष्क कृषि होती है। तो हमें किसकी बात कर रहा है, शुष्क कृषि, जहां वर्षा न्यून मात्रा में होती है या पानी की आपूर्ति ज्यादा नहीं हो पाती, उस क्षेत्र को बोला जाता है शुष्क कृषि वाला क्षेत्र। तो देखो 100 से 150 वाला ये तो अति आर्द्र वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद में 35 से 75 वाला, इसको हम एक बार छोड़ देते हैं। इसके बाद में 75 से 110 वाला ये आर्द्र वाला हो गया। इसके बाद में 150 वाला ये अति आर्द्र वाला हो गया, ये आर्द्र वाला हो गया, और ये अर्ध शुष्क वाला हो गया। लेकिन शुष्क की बात करें तो शुष्क कृषि वाला हो जाएगा 35 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो शुष्क कृषि की जाती है 35 से 75 वाले क्षेत्र में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। देखो भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, इसकी हम बात करें तो सबसे पहले तो पूछ रहा है कि कौन विभक्त करता है, योजना आयोग विभक्त करता है, या कृषि मंत्रालय करता है, या जल संसाधन मंत्रालय करता है, या मौसम विभाग भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त करता है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में जो विभक्त करने का कार्य करता है वो कौन करता है, योजना आयोग करता है। और योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में कब विभक्त किया था, 1988 में विभक्त किया था। किसमें विभक्त किया था, 1988 में विभक्त किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि योजना आयोग का वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया और इसका नाम कब परिवर्तित किया गया, अर्थात किस सन को इसका नाम परिवर्तित किया गया है। इस चीज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। तो देखो राजस्थान में स्थापित की गई थी, इसकी हम बात करें तो कहां स्थापित की गई है राजस्थान में, पंचभद्रा में की गई है, पंचभद्रा में, लूणकरसण में, अमरसागर में और सूरतगढ़ में। हमें यह तो कन्फर्म है कि कहां की गई है, राजस्थान में की गई है। लेकिन राजस्थान के क्षेत्र की बात करें कि किस क्षेत्र में या किस जगह पे या किस जिले में की गई है, तो यह की गई है लूणकरसण में। और लूणकरसण कहां है, बीकानेर में। कहां है, बीकानेर में है। अब इसकी स्थापना से संबंधित भी कई बार प्रश्न आता है कि भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी का स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में व कब की गई। तो इसकी हम बात करें तो 3 दिसंबर 2014 को लूणकरसण बीकानेर में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक रागी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखो यहां पर साउथ स्टेट के राज्य दिए हुए हैं, ये उत्तरी स्टेट है। इसके बाद में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये साउथ स्टेट के हैं। तो सर्वाधिक रागी के उत्पादन की हम बात करें तो सर्वाधिक रागी का उत्पादन जो राज्य करता है उसकी हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक रागी का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है। देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है। इस शब्द को पकड़ना है कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है। तो स्थानांतरित कृषि का हम बात करें कि वह कृषि जो क्षेत्र बदल बदल कर की जाती है क्या कहलाती है, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। शॉर्ट में इसकी परिभाषा की बात करें तो,
और दूसरी बात करें कि स्थानांतरित कृषिकर्ता कौन है, तो देखो आदिवासी जो जनजाति होती है वह जंगली क्षेत्र को जलाकर उसकी राख में 2-3 साल तक कृषि करती है, उसके बाद में उस धरातल को या उस कृषि वाले क्षेत्र को छोड़ देती है, फिर दूसरे किसी स्थान पर जाकर जंगल को जलाकर वहां पर कृषि की जाती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। अब देखो स्थानांतरित कृषि को वर्ल्ड लेवल पे भी हम बात करें तो अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, वैसे ही हमारे भारत में भी इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है और राजस्थान में भी इस स्थानांतरित कृषि को अलग नाम से जाना जाता है। तो देखो स्थानांतरित कृषि को पोन्नम के नाम से कहां जाना जाता है, केरल में, ये बात सही है। इसके बाद में पोंडू कहां जाना जाता है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में, ये बात भी सही है। इसके बाद में झूमिंग कृषि बोला जाता है कहां, असम में। लेकिन देखो यहां पे ऑप्शन नंबर अपना जो 4 है ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि कुमारी है वह मध्य प्रदेश में न होकर केरल में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर जो कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, केरल इसका राइट आंसर होगा। और केरल के भी सिर्फ एक क्षेत्र में की जाती है, किस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। अब अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखो स्थानांतरित कृषि को वालरा के नाम से जाना जाता है। वालरा कहां जाना जाता है, राजस्थान में। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये चीज भी आपके ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पाक स्ट्रेट अवस्थित है। देखो पाक स्ट्रेट का मतलब यह एक दर्रा है जो 2 जल राशियों को मिलाता है, अर्थात 2 स्थलीय भागों को अलग करता है, और जो 2 जल राशियों को मिलाने का जो कार्य करता है उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, या जल संधि बोलते हैं, या पास बोलते हैं। तो देखो हम मैप के माध्यम से इसकी चर्चा करें। इस प्रकार से अपना दक्षिणी भारत है और दक्षिणी भारत में यहां एक देश है उसे बोला जाता है दिल्ली। अब यह श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। अब श्रीलंका यहां पर एक द्वीप के माध्यम से जुड़ी हुई है जिसे रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहां पर है पाक स्ट्रेट या बंगाल की खाड़ी भी बोल सकते हो आप, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। और यहां पर यह वाला जो भाग है इसे बोला जाता है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अब देखो यहां पर एक तंग जल का रास्ता है, यह इस पाक की खाड़ी को किससे जोड़ता है, मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो यह किन 2 देशों के मध्य है, तो देखो भारत मालदीव के मध्य नहीं, भारत इंडोनेशिया के मध्य नहीं, भारत म्यांमार के मध्य नहीं। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत व श्रीलंका के मध्य कौन सी स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट है। कौन सी है, पाक स्ट्रेट है जो भारत व श्रीलंका को पृथक करती है, और मन्नार की खाड़ी व पाक की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। अब देखो यहां पर कई बार पाक की खाड़ी नाम न देके ये कौन सा वाला भाग है, बंगाल की खाड़ी। कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। तो कई बार मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब हम पाक नाम से क्या समझते हैं, देखो पाक नाम से हम समझते हैं कि पाक नाम आया है मतलब यह भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, और हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको आंसर सही रहे, राइट आंसर क्या देना है, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट पाई जाती है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। तो देखो सतपुड़ा श्रृंखला की हम बात करें तो सतपुड़ा श्रृंखला का भारनेर जो पर्वत श्रृंखला है यह सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है, बल्कि यह किसका भाग है, यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग माना जाता है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल
प्रतिशत में सर्वाधिक पूछा है। देखो क्षेत्रफल में न पूछकर यहां पर किस में पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है कि कोई छोटा सा क्षेत्र हो, जैसे मान लो कि यह 100 स्क्वायर फीट का क्षेत्र है और इसके 90% भाग पर क्या हो, वन हो, तो ये तो हो गया प्रतिशत में। लेकिन एक जैसे मान लो 500 स्क्वायर फीट का कोई क्षेत्र हो और इसमें 250 वर्ग गज अर्थात 250 आधे भाग में वन हो, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल में। तो देखो प्रतिशत की हम बात करें तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वह मिजोरम में पाए जाते हैं। अर्थात जो अपने पूर्वी भारत के राज्य हैं, 7 बहनों वाले हैं, उनमें अधिकतर राज्यों में 80-85 के आसपास प्रतिशत में वन पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा मिजोरम में पाए जाते हैं, 85% से अधिक अर्थात 85.46% भाग पर मिजोरम में क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। लेकिन इसी के साथ पूछ ले कि प्रतिशत में सबसे कम कहां पाए जाते हैं, तो देखो कम की बात करें तो पिछली क्लास में अपनी चर्चा भी हो चुकी है, सबसे कम पाए जाते हैं हरियाणा में। किसमें पाए जाते हैं, हरियाणा में लगभग 3 पॉइंट कुछ अर्थात 3 पॉइंट के समथिंग यहां पर क्या पाए जाते हैं, क्षेत्रफल में प्रतिशत के आधार पर वन पाए जाते हैं। अब देखो क्षेत्रफल की बात करें कि सर्वाधिक, क्षेत्रफल में सर्वाधिक, तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक की बात करें तो क्षेत्रफल में यहां पे अपना क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश। तो देखो एक तो क्षेत्रफल में आएगा मध्य प्रदेश और प्रतिशत में क्या आ जाएगा, मिजोरम। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो देखो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वह कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पंजाब के मैदानी इलाकों में मानसून पीछे हटने की जो तिथि है वो कौन सी है, तो देखो सबसे पहले तो हम बात करें कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहां होता है, तो देखो इस भाग में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। सबसे पहले अरब सागर से जो मानसून आता है वह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से टकराता है, अर्थात भारत के केरल राज्य में सबसे पहले मानसून की एंट्री होती है। अर्थात मुख्य भूमि की बात करें तो केरल आ जाएगा और मुख्य भूमि को छोड़कर पूछे तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून जो आने की तिथि है वह है 25 मई के आसपास। कब आता है, 25 मई के आसपास। बल्कि केरल की हम बात करें कि केरल में मानसून लगभग कब आता है, तो देखो केरल की हम बात करें तो केरल में 1 से 5 जून के मध्य क्या आ जाता है, मानसून आ जाता है। अब देखो यहां पर केरल नाम ना दे के एक तट विशेष दे देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, मालाबार तट। किस तट पर आता है, मालाबार तट पर भी मानसून की एंट्री करता है। इसके बाद में तो अपने ये तो हो गई आने की बात। अब हम जाने की बात करें तो देखो मध्य अक्टूबर के आसपास या मध्य सितंबर के आसपास मानसून पीछे हटने लगता है और सबसे पहले राजस्थान से ही पीछे हटना प्रारंभ कर देता है। लेकिन हमें किसकी बात कर रहा है, पंजाब की बात कर रहा है, तो पंजाब से मानसून मध्य अक्टूबर के आसपास पीछे हटना प्रारंभ कर देता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है, तो देखो प्रधान देशांतर की मैं बात करूं तो भारत की प्रधान देशांतर रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा या भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, जिनमें हम उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, इसके बाद में उड़ीसा, इसके बाद में आंध्र प्रदेश। देखो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है कि कई बार इस क्रम से संबंधित भी प्रश्न पूछता है कि मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, जिनका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम क्या होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम मैप में बात करें तो देखो मैप में इसकी लोकेशन की बात करें तो ये है, जैसे मान लो भारत का मैप है तो ये है यूपी, एमपी, ये आ जाएगा छत्तीसगढ़, ये आ जाएगा उड़ीसा और ये क्या आ जाएगा
आंध्र प्रदेश। तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। बल्कि कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें उत्तर प्रदेश भी है अपने इस क्रम में, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, बल्कि क्या नहीं है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु से क्या नहीं गुजरती है? मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो 4 यहां पर नाम दिए हुए हैं और उनके अलग अलग स्टेट दिए हुए हैं कि तमिलनाडु में मैंगो सावर होती है या नहीं होती। इसके बाद में चेरी ब्लॉसम, कर्नाटक, नार्वेस्टर पश्चिमी बंगाल, बारदोली छिड़ा केरल। तो देखो प्री मानसून से पहले जो वर्षा होती है, अर्थात मानसून आने से पहले वाली जो वर्षा होती है प्री मानसून की, या समय से पहले जो वर्षा होती है उसे प्री मानसून कहते हैं। और प्री मानसून जब होती है तो भारत के अलग अलग स्टेट में या अलग अलग राज्य में उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैंगो सावर है, यह तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि राज्यों में जाना जाता है प्री मानसून की वर्षा को। चेरी ब्लॉसम है, यह कर्नाटक में जानी जाती है। नार्वेस्टर है, यह पश्चिम बंगाल में जानी जाती है। बल्कि बारदोली छिड़ा केरल में न होकर कहां जानी जाती है? असम में। प्री मानसून की वर्षा को बारदोली छिड़ा के नाम से असम में जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? कि प्री मानसून की वर्षा जब होती है तो चाय की कृषि के लिए सर्वाधिक क्या होती है? उपयुक्त होती है, इसलिए बारदोली छिड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। देखो यहां पर 4 इस्पात उद्योग केंद्र दे रखे हैं जो कोयला इस्पात क्षेत्र की बात कर रहा है। तो इनमें से कोयला के पास लौह इस्पात उद्योग है तो यह है बोकारो। कौन सा है? बोकारो। और इसकी स्थापना लगभग 1965 में हुई थी। किसके सहयोग से? और रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से हुई थी? रूस के सहयोग से हुई थी। इसी के साथ बात करें कि भद्रावती जो लौह इस्पात उद्योग है यह कहां है? तो यह कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में है। जमशेदपुर की बात करें तो यह झारखंड में है। झारखंड में है। इसके अलावा सेलम की बात करें तो यह तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। देखो जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है? टाट नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है। देखो 4 फसलों के नाम दिए हुए हैं और उसी के आगे स्टेट दिया हुआ है कि किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किस स्टेट में होता है। तो इसकी हम बात करें कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? पश्चिमी बंगाल में, बिल्कुल सही है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी जो भी गंगा नदी का डेल्टाई भाग है उसमें गेहूं की सर्वाधिक कृषि की जाती है क्योंकि वहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसी के साथ चाय गुजरात, इसको एक बार छोड़ देते हैं। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? असम में। तो देखो ये 3 तो सही है, बल्कि ये अपना चाय वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चाय की सर्वाधिक कृषि कहां की जाती है? चाय की सर्वाधिक कृषि हमने पढ़ा भी है, असम राज्य में की जाती है। किसमें की जाती है? असम राज्य में की जाती है। असम में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें सीढ़ी नुमा खेत बनाकर किसकी कृषि की जाती है? चाय की कृषि की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि कैलाश श्रृंखला हिस्सा है। तो देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला की हमने पहले भी बात की है कि जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं भारत में, 2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं उत्तरी भाग में, एक तो ट्रांस हिमालय और हिमालय। तो देखो ट्रांस हिमालय के जो भाग है, एक वाला सबसे उत्तरी भाग है उसे बोला जाता है काराकोरम। इसके बाद में इसके दक्षिण वाला जो भाग है इसे बोला जाता है लद्दाख। फिर इसके बाद में तिब्बत की तरफ अर्थात चाइना की तरफ एक भाग हो रहा है इसका, इसे बोला जाता है कैलाश। क्या बोला जाता है? कैलाश। और इस कैलाश के दक्षिण की हम बात करें तो इसके दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला है उसे बोला जाता है जास्कर। किस नाम से जाना जाता है? जास्कर। तो देखा जाए तो यह किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का है। कैलाश जो पर्वत श्रृंखला है यह किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। यह कौन सी है? जास्कर।
कैलाश, जास्कर, लद्दाख और यह है कराकोरम, जहां पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। लद्दाख की सबसे ऊंची की चोटी की बात करें तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। कौन सी है, राकापोसी। और इसकी विशेषता है कि यह विश्व में सर्वाधिक तीक्ष्ण ढाल वाली चोटी में से एक है। इसका अर्थात तीक्ष्ण ढाल का मतलब इसकी ऊंचाई एकदम क्या है, खड़े ढाल वाली है, जिस पर चढ़ाई करना आसान नहीं होता। तो कैलाश पर्वत श्रृंखला है, यह ट्रांस हिमालय का भाग है, बल्कि शिवालिक, लघु और महान हिमालय यह हिमालय का भाग है। किसका भाग है, हिमालय का भाग है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष कहां पाए जाते हैं, तो देखो भारत का जो दक्षिणी भारत है, भारत के दक्षिणी भाग में डेल्टाई जो क्षेत्र पाया जाता है वहां पर सुंदरी व मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा अगर हम सुंदरी की बात करें तो यह गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वहां सबसे ज्यादा सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, जवारीय वनों को ही किस नाम से जाना जाता है, सुंदरी व मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ जिले में निम्नलिखित में से कौन से खनिज की किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं, तो देखो ये तीनों क्षेत्र हैं, ये किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, मैंगनीज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। बल्कि हम तांबे के उत्पादन की बात करें तो तांबे का उत्पादन भी सर्वाधिक कहां पर होता है, मध्य प्रदेश से किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा झील राज्य सम्मिलित नहीं है। चार यहां पर झील दी हुई है और उसके सामने स्टेट दिए हुए हैं, तो इनमें पूछ रहा है कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित नहीं है। तो देखो लोनार झील कहां है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चिल्का झील कहां है, उड़ीसा में है। इसकी हमने पहले भी बात कर ली कि यह एक कैसी झील है, लेगून झील है, लेगून झील है। इसके बाद में पुल्लिकट झील है कर्नाटक में, इसको छोड़ देते हैं। भीमताल झील कहां है, उत्तराखंड में, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बल्कि पुल्लिकट झील कर्नाटक में न होकर पुल्लिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य अर्थात इन दोनों की सीमा के मध्य स्थित है। कौन सी झील है, पुल्लिकट झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो आज हमारे 19-20 क्वेश्चन थे जिसकी हमने व्याख्या सहित बात की है। जो आपकी सीईटी की एग्जाम होने वाली है उसमें रामबाण साबित होने वाले हैं। तो आप एक बार एग्जाम देने से जाने से पहले एक बार इन क्लासों का रिवीजन अवश्य करें। धन्यवाद।